नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 2026 जेपीएससी मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पेपर 6 से संबंधित है, उसके एक टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इस बार के जेपीएससी मेंस के लिए और हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे। प्रश्न में इसके अनुप्रयोग के साथ साथ यहाँ प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में इसका नियमन किस प्रकार से किया जाता है और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो सेशन है ये हम लोग दो रूप में लेकर के आ रहे हैं। पहला हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन से तकनीकों के माध्यम से काम किया जाता है, किस किस क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग से आज मानव जाति लाभान्वित हो चुकी है। और दूसरे सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि मानव जाति के साथ साथ पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। तो दोनों अलग अलग सेशन होंगे, ध्यान रखिएगा। सेशन को काफी छोटा रखा गया है ताकि आप लोग को अपने आंसर के लिए बेहतर इनपुट प्राप्त हो सके। तो यहाँ अगर हम लोग जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जैविक प्रणालियों या बायोलॉजिकल सिस्टम और जीवों का प्रयोग किया जाता है और उनके माध्यम से मानव कल्याण के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाता है। और ये जो उत्पाद और प्रक्रियाओं का निर्माण होता है ये प्रयोगशाला के अंतर्गत किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में जैविक प्रणालियों और जीवों के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उपयोग जो है वो मानव कल्याण के लिए किया जाता है। ये आप जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा में दे सकते हैं। अगर हम लोग नीचे अगर देखें तो यहाँ इसका परिभाषा दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान और तकनीक का वह संगम है जो जैविक प्रणालियों का उपयोग करके मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अगर स्कोप की बात करेंगे तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अतिरिक्त बायो प्रोसेसिंग तक इसका प्रयोग किया जाता है। और मूल रूप से अगर हम लोग देखें वर्तमान समय में तो चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो मेंस आंसर राइटिंग के संबंध में हम लोग अपने आंसर को किस प्रकार से प्रारंभ करेंगे इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ देख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोई करंट इशू को लेकर के ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो कोई करंट इशू को लेकर के इंट्रो पार्ट आप लोग प्रारंभ करेंगे। एक हिंट दे देता हूं, बिरसा 101 सिकल सेल के लिए इलाज के लिए एक नवीन तकनीक का खोज किया गया है जो बिरसा 101 के नाम से जाना गया है, जो कि झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। अब कीवर्ड्स अगर हम लोग देखें अपने इंट्रो पार्ट में तो क्या क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बायो प्रोसेसिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और आरडीएनए मेंस कीवर्ड्स में अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो इन कीवर्ड्स का उपयोग हम लोग इंट्रो पार्ट में करेंगे। इंट्रो पार्ट के उपरांत अगर देखें हम लोग तो मूल बॉडी पार्ट का हम लोग देंगे और मूल बॉडी पार्ट के अंतर्गत संक्षेप में बायोटेक्नोलॉजी के विकास क्रम को दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्राचीन काल से किण्वन की प्रक्रिया के साथ साथ हम लोग 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा खोजी गई डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का जिक्र करते हुए 1996 में इयान बिलमुट के द्वारा बनाए गए डॉली भेड़ का जिक्र कर सकते हैं। और इसमें हम लोग अंतर दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी प्राचीन किण्वन से किस प्रकार से अलग है या कैसे बेहतर है। तो ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक जीवों का उपयोग किया जाता था और इन प्राकृतिक जीवों में बैक्टीरिया के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि खमीर या ईस्ट का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते थे, चाहे वो ब्रेड का निर्माण हो, दूध से दही का निर्माण हो या विभिन्न प्रकार के फलों और अनाजों से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के शराब हों। इन सभी का उपयोग फर्मेंटेशन के माध्यम से किया जाता था। इसके बाद वर्तमान समय की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म स्तर में प्रवेश कर गए हैं और डीएनए के 1953 में जब इसका डबल हेलिक्स मॉडल आया तो उसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि डीएनए के स्तर पर सटीक बदलाव किया जा रहा है, यानी हम लोग सीधा सीधी डीएनए को काट करके हटा देते हैं और जो वांछित गुण हमें चाहिए होते हैं
वो गुण का डीएनए प्रवेश करा करके हम लोग उत्पाद प्राप्त कर पाते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग भारत में उत्पादित किए जाने वाले बीटी कॉटन का नाम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जिसका उत्पादन भारत में किया जा रहा है। और यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी विशेष जीन को किसी भी फसल या किसी भी मनुष्य में डाल करके उसके गुणों में परिवर्तन करने का जो स्थानांतरण करने का तकनीक वर्तमान समय में हम लोगों ने ढूंढ करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर मुख्य अंतर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आधुनिक तकनीक में अवांछित गुण या ध्यान रखिएगा जो गुण हमें नहीं चाहिए उन गुणों से बचाव करके केवल जो लक्षित और सटीक परिणाम है, यानी जिस प्रकार के गुण हमें चाहिए और जिस प्रकार के परिणाम चाहिए वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर हो जाएगा विकास क्रम में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। अब मूल सिद्धांत की बात करेंगे कि आखिर बायोटेक के मूल सिद्धांत क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग ये दो मुख्य हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब बात करेंगे तो इसमें डीएनए और आरएनए के रसायन में हम लोग बदलाव करते हैं और जो होस्ट का फिनोटाइप है, फिनोटाइप को बदल देते हैं। यहाँ पे फिनोटाइप ध्यान रखना है आप लोगों को। फिनोटाइप गुणों की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी जीव के वैसे गुण जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, और दूसरा हमारा होता है जीनोटाइपिक, जो कि आनुवांशिक गुणों को हम लोग जीनोटाइप गुण कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो होस्ट के फिनोटाइप को बदलने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। वहीं बायो प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो बायो प्रोसेसिंग के अंतर्गत एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जो किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त हो, और यहाँ पर केवल जो हमें डिजायर्ड सूक्ष्म जीव या कोशिकाओं की वृद्धि इस वातावरण में करते हैं, जिसे हम लोग बायो प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के माध्यम से हम लोग एक फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम उत्पादों की प्राप्ति करते हैं, जिसे हम लोग मेडिसिनल हो गया, हमारा मेडिसिन हो गया विभिन्न प्रकार का, या फिर किसी प्रकार के अनाज का बीज हो गया। तो ध्यान रखिएगा, टीका, एंजाइम, एंटीबायोटिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन इनके माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो स्तंभों पर टिकी हुई है। एक हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा हमारा बायो प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर अगर इस मूल सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जो अपने आंसर में आपको लिखने आवश्यक है, वो है आपका फिनोटाइप, स्टराइल एनवायरनमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें या संक्रमण मुक्त वातावरण और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जैसे कीवर्ड्स का उपयोग आप अपने आंसर में लिखेंगे। अब बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग में किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, उन तकनीकों को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है हमारा आरडीएनए तकनीक, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा पुनर्संयोज्य डीएनए, ये ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इसमें तकनीक में एक प्रजाति के जीन को दूसरी प्रजाति में सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने की ये आधारशिला है। इसमें हम लोग एक वेक्टर का उपयोग करते हैं जो वाहक होता है और वांछित गुणों को वो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक डिजायर्ड डीएनए की पहचान करेंगे, उसे अलग करेंगे, और अलग करने के उपरांत उसे हम लोग जिस गुण को नहीं चाहिए, जो अवांछित गुण है, उस गुण को काटने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कैंची के रूप में भी जानते हैं। सीजर हमें बायोलॉजिकल सीजर्स के रूप में इसकी पहचान करते हैं इन एंजाइम्स की, और इसके माध्यम से डीएनए के उन खंडों को काटा जाता है जो हमें अपने उत्पाद में नहीं चाहिए होता है। इसके बाद डीएनए लिगेज के अंतर्गत एक वेक्टर से हम लोग जोड़ते हैं गुणों को, जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यहाँ पे निर्माण करते हैं, और फिर होस्ट के अंतर्गत जिसमें हमें वो गुण डालना है वहां पर आरडीएनए को जिस कोशिका में डालना है वहां पर हम लोग इसे डाल देंगे, और फिर इसका व्यावसायिक उत्पादन करते हैं। और व्यावसायिक उत्पादन में हम लोग जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा, उत्पाद चाहिए होगा,
उसका बड़े पैमाने पर इस तकनीक के माध्यम से, आरडीएनए के माध्यम से हम लोग उत्पादन करते हैं। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम याद रखिएगा, डीएनए लिगेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आकर के जुड़ता है हमारा जो वांछित गुण है। प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है, प्लाज्मिड वेक्टर में या तो बैक्टीरियोफेज होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, या कोई प्लाज्मिड होगा, और फिर हम लोग अंत में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जिसके अंतर्गत जो गुण हमें होस्ट कोशिका में डालना है वहां पर ले जाकर के इसे हम लोग डाल देंगे। इसके बाद दूसरी प्रमुख तकनीक है पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन की। अगर हम लोग बात करेंगे कोविड 19 बीमारी की, तो ध्यान रखिएगा उसमें हम लोगों ने पीसीआर के माध्यम से ही अपने जो भी हम संक्रमित हैं या नहीं है उसकी पहचान कर रहे थे, और इसके माध्यम से हम लोग डीएनए की लाखों प्रतियां हम लोग बना सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसे इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन भी इस तकनीक को कहा जाता है, और यह तकनीक मूल रूप से तापमान के विभिन्न अंतरों पर कार्य करती है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डबल हेलिक्स मॉडल है, ध्यान रखिएगा डबल हेलिक्स मॉडल है, अगर उसे 94 डिग्री सेल्सियस तक इसे हम लोग गर्म करते हैं तो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, और इसमें जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दो समानांतर धागों में परिवर्तित हो जाती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए न होकर के अलग हो जाते हैं, और उसके पश्चात एनिलिंग की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो कि 54 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रक्रिया होती है। यहाँ पे दो प्राइमर्स या ये कहें कि दो वांछित गुण जो हैं उन अलग हुए डीएनए स्ट्रैंड्स में जोड़ दिया जाता है, और एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 72 डिग्री सेल्सियस पर टैग पॉलीमरेज के द्वारा एक नया स्ट्रैंड बनाया जाता है, और फिर यहाँ पर ये दोनों चीज आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस एप्लीकेशन की बात करेंगे तो रोग निदान इस पीसीआर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। कोविड 19 में हम लोग इसका उदाहरण पहले ही देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मेंस के लिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो उसमें हम लोग टैग पॉलीमरेज एंजाइम एम्प्लीफिकेशन, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन आदि का नाम अवश्य देंगे, और एक्सटेंशन हो गया, डीनेचुरेशन हो गया, या एनिलिंग की जो प्रक्रिया है इसके भी नाम हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो आंसर हो और बेहतर बन सके। और अगर हम लोग आधुनिकतम तकनीक की बात करेंगे तो वो कैस्पर कैस9 तकनीक है। कैस्पर कैस9 की बात करेंगे तो कैस9 यहाँ पर एक सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए स्ट्रैंड्स को काटती है। ध्यान रखिएगा, डीएनए स्ट्रैंड्स को काट देंगी। यहाँ ध्यान रखना है हमें कि प्रकृति की सबसे सटीक आणविक कैंची है यह मॉलिक्यूलर सीजर है हमारा कैस9। और मूल स्रोत की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के प्रतिरक्षा प्रणाली इसका मूल स्रोत है। जो भी गाइडेड आरएनए होगा उसे उसे हम लोग लक्षित डीएनए में खोजते हैं, और कैस9 जो एंजाइम है उसे काट करके हटा करके नवीन गुण उसमें ऐड कर दिया जाता है। और जब ये ऐड हो जाएगा तो इसका जो प्रभाव होगा वो आनुवांशिक बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी है, उसका संभावित अस्थायी इलाज कैस्पर कैस9 तकनीक के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इन डीएनए के स्ट्रैंड्स को काट करके हटा दिया गया है जो कि आनुवांशिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। यानी वैसे गुण जो दोषपूर्ण जीन है, इस तकनीक के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को हटा करके स्वस्थ जीन को वहां पर ऐड कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जीनोम एडिटिंग को कैस्पर कैस9 ने अभूतपूर्व ढंग से सटीक, तीव्र और काफी किफायती बना दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति उत्पन्न हो गई है। चौथी तकनीक है हमारा SCNT या क्लोनिंग की तकनीक। SCNT का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या दैहिक कोशिका नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं, और इसी के माध्यम से विश्व की पहली क्लोन जिसे हम लोग डॉली भेड़ के नाम से जानते हैं, 1996 में पहली बार इसका इयान विल्मुट ने इसी तकनीक के आधार पर निर्माण किया था। इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो हमारा डोनर है, डोनर की
स्तन कोशिकाओं से नाभिक सहित यहाँ पर एक कोशिका निकाल लिया गया था और इसमें एक केंद्रक रहित या एनुकुलेटेड एग को प्रत्यारोपित करके यहाँ पर एक भ्रूण का निर्माण किया जाता है और इस भ्रूण को फिर से उस भेड़ में प्रतिरोपित कर दिया जाता है उसके गर्भाशय में, जो कि इस भेड़ को उत्पन्न किया था। और यहाँ बात करेंगे तो सोमेटिक सेल कोशिका जो डोनर का था, जिसमें इस डोनर के गुण थे, इसी के समान गुण वाली एक नवीन भेड़ का जन्म होता है जिसे डॉली के नाम से जाना गया है। तो जेनेटिक रूप से समान जीव का निर्माण हम लोग SCNT या क्लोनिंग के माध्यम से करते हैं। अगर हम लोग इसके उपयोग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आज के दिन में कई सारी जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई है और उसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग क्लोनिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेनिक जानवरों का भी निर्माण इसके माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग अपने आंसर की बात करेंगे तो यहाँ कीवर्ड्स की बात करेंगे तो SCNT, सोमेटिक सेल, इनोकुलेशन और ट्रांसजेनिक्स वगैरह शब्द हम अपने आंसर कॉपी में अवश्य लिखेंगे ताकि हमारा बेहतर आंसर हो सके। अब अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो अनुप्रयोग में इसका सबसे बड़ा उपयोग मेडिकल और हमारा कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। यद्यपि पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम लोग काफी ज्यादा उपयोग इसका वर्तमान समय में कर रहे हैं। सबसे पहले कृषि की बात कर लें तो हम लोग बीटी कॉटन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन कपास की एक ऐसी प्रजाति है जो कि कीटों के लिए एक विषैला रसायन छोड़ती है। इस रसायन को अगर हम लोग देखें तो बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, और इस टॉक्सिक के कारण ये जो कपास का पौधा होता है ये कीट प्रतिरोधी बन जाता है, इसीलिए इसमें हम लोग कीटनाशक है उसका कम प्रयोग करते हैं। वहीं जीएम क्रॉप्स की बात करेंगे तो वर्तमान समय की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ ऐसे पौधों का विकास कर रहे हैं जो कि या तो सूखे की परिस्थिति में या अधिक लवणता वाले मृदा में भी आसानी से उग सकते हैं। इसके लिए अनुकूलित बीज बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके प्रति सहनशील होने के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी इन फसलों का उच्च पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मानव जीवन पर या पर्यावरण पर किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव ये डालते हैं, इसका अध्ययन अभी काफी ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय तक उपयोग करने के उपरांत ही हम लोग इसका मूल प्रभाव जान सकते हैं कि यह मानव जीवन के साथ किस प्रकार से यह प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त पोषण वृद्धि की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर गोल्डन राइस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। गोल्डन राइस विटामिन ए से परिपूर्ण होता है और जो भी देश कुपोषित है, जहाँ के बच्चे, वहां की जनसंख्या कुपोषित है, वहां पर इस प्रकार के चावल का उपयोग करके कुपोषण की समस्या से लड़ा जा सकता है। और इस प्रक्रिया को अगर हम लोग देखें कि पोषण में वृद्धि, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम लोग उस अनाज में अधिक से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को प्रवेश करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ की बात करेंगे तो रासायनिक कीटनाशकों के कम उपयोग के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे काफी लाभ होता है, और पारिस्थितिकी या पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण कीटे हैं वो कीटनाशकों के प्रयोग नहीं करने के कारण हमारे पर्यावरण में यथास्थिति बने रहते हैं। साथ ही साथ उर्वरकों के ऊपर जो निर्भरता होती है उसमें भी काफी एक कमी आती है। तो वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि उच्च पैदावार वाली फसलों को, ध्यान रखेगा, उच्च पैदावार वाली फसलों के बीजों को भी उत्पन्न करता है। तो खाद्य सुरक्षा हो गया हमारा। बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से गोल्डन राइस का निर्माण हो रहा है जिससे पोषण में वृद्धि हो रही है, और जलवायु अनुकूल कृषि हो रही है जिसमें वैसे बीजों का निर्माण किया जा रहा है जो कि सूखे की समस्या या उच्च लवणीय क्षेत्रों में भी पैदा की जा सकती है। तो यानी कि यह एक सस्टेनेबल या धारणीय विकल्प प्रस्तुत कर रही है, ये ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि आंसर में अपने एसडीजी गोल्स को लिखने का भी प्रयास करेंगे इसके उपरांत, जिसमें आपका भूखमरी हो गया, पोषण सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग एसडीजी गोल्स लेकर के आए थे। तो एसडीजी गोल्स के नंबर्स के साथ में अगर लिखते हैं तो आंसर आपका बेहतर हो सकता है। अब चिकित्सा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो इसका सुरक्षित और बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है और बेसिकली इसे जेनेटिक रूप से ह्यूमुलिन, जो कि इंसान को दिए जाने वाले इंसुलिन का जो निर्माण होता है, उसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स के माध्यम से किया जाता है। और इस ह्यूमुलिन का निर्माण मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो सुअरों के अंदर किया जाता है। इसके अतिरिक्त मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं, जिसके अंतर्गत पीसीआर और एलिसा के द्वारा हम लोग एड्स और कैंसर जैसे रोगों की अचूक पहचान करने में सक्षम हो पाए हैं। जीन थेरेपी के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो जन्मजात जो आनुवांशिक विकार हैं उनको जड़ से समाप्त करने का प्रयास जीन थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के वैक्सीन, चाहे वो mRNA और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आधारित टीके का उत्पादन हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोविड काल के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन भारत के द्वारा बनाई गई थी कोवैक्सीन, उसका निर्माण अगर हम लोग देखें तो इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। भारत बायोटेक ने इस टीके का निर्माण किया था, ये ध्यान रखिएगा। आंसर के लिए अगर बात करेंगे कुछ कीवर्ड्स की, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स का नाम तो आप लोग लिखेंगे, साथ ही ह्यूमुलिन का नाम अवश्य डालिएगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर एलिसा हो गया, जीन थेरेपी, वैक्सीन में एमआरएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कोवैक्सीन का नाम आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपचार के बजाय निदान और रोकथाम को प्राथमिकता देकर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति इस तकनीक ने लेकर के आई है। अब बात करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार से काम कर रहा है ये, जिसे हम लोग बायो रेमेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में सभी देश तेल की समस्या से ग्रसित है। कारण क्या है? इजराइल, ईरान और अमेरिका के मध्य होने वाला युद्ध। ईरान ने हॉर्मुज जल संधि के ऊपर क्या कर लिया है? अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और अमेरिका ने ईरान की तरफ से आने वाले सारे शिप्स के लिए ब्लॉकेड लगा दिया है। तो अब सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि ईरान के एक द्वीप के पास में ऑयल स्पिल हुआ है। ऑयल स्पिल, जब टैंकर्स भी अगर हम लोग देखें, टैंकर्स में रिसाव के कारण समुद्रों में जो कच्चे तेल का रिसाव होता है, जिससे वहां की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, उस समस्या से निपटने के लिए बायो रेमेडिएशन बहुत ही कारगर होती है। तो ऑयल स्पिल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपका तेल रिसाव हो, प्लास्टिक हो, ई कचरा हो और प्रदूषण हो, तो इसे मूल रूप से तेल रिसाव की बात करेंगे तो ऑयल जैपर नामक एक बैक्टीरिया का निर्माण किया गया है, जो कि आपके ऑयल रिसाव को समाप्त करता है। इस तेल को वह खा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि पर्यावरण या जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अतिरिक्त बायोडीजल का निर्माण, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बायोफ्यूल्स या बायोडीजल है उसमें हम लोग देखते हैं कि जेट्रोपा के पौधे का उपयोग किया जाता है और जेट्रोपा के पौधे को इसी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्माण किया जाता है। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोपा के पौधों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे 2 शब्द ध्यान रखिएगा, बायो रेमेडिएशन और बायोफ्यूल। बायो रेमेडिएशन क्या है? तो प्रदूषकों को नष्ट करने की एक जैविक प्रक्रिया है। और बायोफ्यूल्स की बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल या जेट्रोपा जैसे पौधों का उपयोग कर रहे हैं। इथेनॉल ध्यान रखिएगा, चाहे हमारा गेहूं हो, पराली हो या फिर गन्ना से प्राप्त होता है इथेनॉल, या जो हमारा फीड स्टॉक है उसमें तेल का भी उपयोग किया जाता है, जिससे इथेनॉल की प्राप्ति होती है। इससे हम लोग पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ
पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने में भी सक्षम हो पाए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि अपने आंसर में हमें बायो रेमेडिएशन, बायोफ्यूल, माइक्रोब्स, वाइल्ड जैपर ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों का उपयोग अवश्य करेंगे। पशुपालन के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण यहाँ पर काफी मात्रा में होने लगा है। इससे हम लोग श्रेष्ठ नस्लों का तेजी से विकास कर रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से पोषक उत्पादों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे उन्नत दूध उत्पादन कर रहे हैं। उदाहरण रोजी गाय, ध्यान रखिएगा रोजी गाय जो है यह मानव प्रोटीन युक्त दूध है और मानव के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसमें सर्वाधिक होता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करेंगे तो मानव अंग प्रत्यारोपण, ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रकार के अंगों को विभिन्न प्रजाति के अंदर पहले उगाया जाता है। उदाहरण के रूप में यहां जानिएगा सुअर का आनुवांशिक संशोधन करके इसमें मानव अंग उगाए जाते हैं, फिर उस मानव अंग को मानवों के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, IVF इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखेगा। और रोगों के अध्ययन के लिए और वैक्सीन के परीक्षण के लिए जैविक मॉडलों का भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जब लगाई जाती है तो कई चरणों में उसका परीक्षण किया जाता है और मानव या जानवरों के ऊपर किस प्रकार से वह रिएक्ट करेगी उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसे फाइनली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मानवों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बिना परीक्षण के किसी भी वैक्सीन को मानव के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके लिए जैविक मॉडल का निर्माण किया जाता है और उसमें पहले परीक्षण किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक IVF और जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात आप अवश्य अपने आंसर कॉपी में करेंगे। अब लाभ और चुनौतियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा लाभ तो काफी ज्यादा है। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा, क्योंकि अगर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की बात करेंगे तो वह अपने उच्च पैदावार और बात करेंगे तो उसमें कीट जो है काफी कम ज्यादा अपना प्रभाव छोड़ते हैं, कीटों से नुकसान काफी कम होता है, जिससे उच्च पैदावार के कारण हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वह सुनिश्चित हो पाती है। साथ ही साथ सूखाग्रस्त क्षेत्रों, ध्यान रखिएगा सूखाग्रस्त क्षेत्रों और लवणीय वातावरण में भी हम लोग अपने फसलों का उत्पादन कर पाते हैं, जिससे कि हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वह लगातार बढ़ता जाता है। और ये पॉसिबल कैसे क्यों हुआ? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के कारण, GMO के कारण ये जो है हमारा चीज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है। दूसरा है लक्षित चिकित्सा। अब टारगेटेड मेडिसिन की बात करेंगे तो वैसे वैक्सीन या वैसे दवाइयों का निर्माण किया जाता है जो कि केवल उन्हीं रोगों के लिए लक्षित किया गया है जिसकी इलाज हमें करनी है। प्रदूषण नियंत्रण की बात करेंगे तो वाइल्ड जैपर वगैरह आदि का हम लोग पहले ही नाम देख ही लिए हैं। साथ ही साथ यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उपयोग हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोग देखें तो कीटनाशक और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल या खरपतवार नाशी का जो इस्तेमाल है वो काफी कम हो जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण पर जो पड़ने वाला नुकसान है कीटनाशकों और खरपतवार नाशियों के उपयोग के कारण वो काफी कम हो जाता है। तो वाइल्ड जैपर या हमारा खरपतवारनाशी या कीटनाशी इनके कम उपयोग के कारण, वाइल्ड जैपर का अधिक उपयोग और इन दोनों के कम उपयोग के कारण पर्यावरण या प्रदूषण नियंत्रण भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से यह प्रदूषण नियंत्रण पे काम करता है उसे हम लोग ऑलरेडी अपने डिटेल्ड रूप में हम लोग मेंस वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त जोखिम की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जोखिमों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आपका एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड सेशन में लेकर के आऊंगा जिसमें काफी विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 3-4 चीजें याद रखिएगा। पहला है नैतिकता, दूसरा है बायोपायरेसी यानी पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट करवाना, जैसे हमारा हो गया हल्दी या बासमती चावल हो गया या फिर किसी प्रकार के वैसे प्लांट जैसे नीम आदि का बिना उस देश में जिस देश में इनका उत्पादन होता है या वहां का घरेलू पौधा है उसकी जानकारी के बिना किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा
पेटेंट करवाने की घटना को बायोपायरेसी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखें कि जीएमओ जहां खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है, वहीं कहीं न कहीं यह सुपर बग्स के निर्माण में भी अपना योगदान दे रहा है। यानी वैसे बग्स या कीट जिन पर किसी भी प्रकार के कीटनाशी का प्रयोग जो है वह सफल नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता को भी नुकसान ये पहुंचाएगा, ये ध्यान रखिए कैसे, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक अगले सेशन में कवर करेंगे। और नियमन की बात करेंगे तो भारत में जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है यह भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या बीजों को नियंत्रित करने या नियमन करने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा, न केवल नैतिकता अपितु पारिस्थितिकी तंत्रों से जुड़े कुछ ऐसे जोखिम हैं जिसके विषय में मनुष्य आज के दिन में नहीं जान पा रहा है। तो उसी के लिए भारत में जीईएसी जैसी संस्था है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या बायोटेक्नोलॉजी का नियमन करती है। अब भारत में जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में जो लक्ष्य था 2025 के लिए वो 150 बिलियन यूएस डॉलर था, और 2030 की बात करेंगे तो इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 300 बिलियन यूएस डॉलर। लगभग भारत जो है 2030 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर का बाजार हो जाएगा। और भारत में नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत में बायोटेक्नोलॉजी के नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, और विश्व के 12 शीर्ष बायोटेक गंतव्यों में से भारत शामिल है। और वर्तमान समय की बात करेंगे 2026 की तो लगभग 5300 प्लस भारत में बायोटेक स्टार्टअप्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेटा में आपका दिया हुआ है 3500 प्लस, जो कि पुराना डेटा है। ये 2026 के डेटा के अनुसार 5300 प्लस स्टार्टअप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और भारत में जो बायोटेक्नोलॉजी मूल रूप से बायोफार्मास्यूटिकल्स के रूप में काम करती है, जो कि वैक्सीन निर्माण में अग्रणी है। हम लोग कोवैक्सीन की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त बायो एग्री के क्षेत्र में या बीटी कॉटन का जो निर्माण हो रहा है भारत में, वह जीएम फसल है। साथ ही साथ सरसों या अन्य कई प्रजातियां हैं जिसके उन्नत प्रजातियों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया गया है, जिसका उपयोग भारतीय किसानों के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख पहल की बात करेंगे कि भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी के विकास के लिए किस प्रकार का इकोसिस्टम भारत में निर्माण किया है। तो कई प्रकार की नीतियां और योजनाएं भारत सरकार चला रही है। सबसे पहला है नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसके अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत कोविड महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। बायोटेक किसान के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगशालाओं और किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जिसका उपयोग प्रिसाइजन मेडिसिन या लक्षित दवाइयों के निर्माण के लिए किया जाना है। और सरकार की रणनीतिक पहलों ने जैव प्रौद्योगिकी को प्रयोगशालाओं से निकाल करके समाज और किसान के लिए सीधे लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया है। अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो अगर हम लोग निष्कर्ष में देखें तो वर्तमान समय में देखें अगर हम लोग, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तकनीक को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। समय की मांग है कि उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, और उसके नियमन के लिए हमें अवश्य अपनी नीतियों का निर्माण करना होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या दे सकते हैं कि चिकित्सा और कृषि में आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त करना है, और नव प्रवर्तन और जैव विविधता का संतुलन भी स्थापित करके चलना है। वहीं प्रिसाइजन मेडिसिन और सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी जो है वह व्यक्तिगत चिकित्सा और कृत्रिम जीव विज्ञान की ओर एक भविष्य का कदम है। इसके माध्यम से हम लोग सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और विकास के लिए निवेश करने की आवश्यकता होगी, और इसके जो नैतिक मूल्य हैं उस पर भी हमें नियंत्रण
रखने की आवश्यकता होगी ताकि नकारात्मक रूप से कोई इसका उपयोग न कर सके। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो सार के रूप में हम लोग अपने जो आंसर है हमारा जो लास्ट कर रहे हैं, इंड पार्ट जो है हमारा निष्कर्ष में, जैव प्रौद्योगिकी का भविष्य तभी सुरक्षित और टिकाऊ है जब वैज्ञानिक नवाचारों को मजबूत अनुसंधान निवेश और कड़ी नैतिक रूपरेखा का समर्थन मिले। इसे लिख करके हम लोग अपने निष्कर्ष का समापन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमें अपने आंसर में एसडीजी गोल्स को लिखने की आवश्यकता होगी, निष्कर्ष में भी ये ध्यान रखिएगा। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।